तो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है रत्नाकर ज्ञान सागर में। तो दोस्तों, जिस तरह से हम लोगों ने पहले 13 सवाल का प्रश्न देखा, ठीक उसी प्रकार से आज कुछ और ऑब्जेक्टिव सवालों का जवाब देखते हैं, उनका उत्तर जानते हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरत है बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कुछ सवालों के जवाब, जो आपके इतिहास के पहला पाठ यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद से है। तो दोस्तों, पहला सवाल है कि काउंट काबूर को किसने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। तो दोस्तों, जो काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किए थे, उनका नाम है विक्टर इमैनुएल। तो दोस्तों, विक्टर इमैनुएल जो थे वो इटली के शासक थे। तो दोस्तों, विक्टर इमैनुएल ने काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया, क्योंकि काउंट काबूर बहुत ही सफल कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था, इसलिए। उसके बाद आता है 15वां सवाल, कौन इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया को बाधा मानता था। तो दोस्तों, जो ऑस्ट्रिया है उसका इटली पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दखल था, जिससे कि इटली का एकीकरण नहीं हो पाता था। तो इटली के एकीकरण में विक्टर इमैनुएल जो थे, उन्होंने काउंट काबूर का अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो काउंट काबूर सबसे बड़ी बाधा मानते थे। तो दोस्तों, इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया को बाधा मानते थे काउंट काबूर। उसी तरह से अगला सवाल है, काउंट काबूर का मृत्यु कब हुआ। तो दोस्तों, काउंट काबूर का मृत्यु हुआ था 1862 ईस्वी में। और इस तरह से काउंट काबूर इटली का पूरा एकीकरण नहीं कर पाया। अगला सवाल है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो दोस्तों, गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। तो दोस्तों, नाविक जो था गैरिबाल्डी, तो इन्होंने क्या किया कि उनके नाव पर जो भी कर्मचारी थे, जो भी स्वयं सेवक थे, उनका इन्होंने एक सशस्त्र सेना बनाई। सशस्त्र सेना बनाने के बाद इन्होंने क्या किया कि दक्षिण के प्रांत यानी कि इटली के जो दक्षिण रियासत थे, जैसे सिसिली और नेपल्स, इनको इन्होंने विजय प्राप्त किया यानी जीता। जीतने के बाद इन्होंने विक्टर इमैनुएल को वापस बिना किसी संधि का सौंप दिया और अपना जीवन किसान का भांति जीने की तरफ अग्रसर हुए। ठीक उसी प्रकार से अगला सवाल है, इटली का एकीकरण कब हुआ। तो दोस्तों, इटली का एकीकरण हुआ था 1871 ईस्वी में। उसी तरह से अगला सवाल है, जर्मनी की राजधानी कहाँ है। तो दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। तो दोस्तों, अगला सवाल है, उत्तर जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य था, यानी कि उत्तर जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था। तो दोस्तों, जो जर्मनी था वो 300 छोटे बड़े राज्यों में विभाजित था, क्योंकि इन राज्यों में क्षेत्रवाद की भावना थी, इनमें राष्ट्रवाद की कमी थी, और जो जर्मनी थे दो भागों में बट चुके थे। एक थे उत्तरी, तो उत्तरी जो जर्मनी था, इसमें जो शक्तिशाली राज्य था वो था प्रशा, और जो दक्षिण राज्य था तो दोस्तों वो था कैथोलिक बहुल। और ये जो था उत्तरी जर्मनी, ये थे प्रोटेस्टेंट बहुल, यानी कि ईसाई धर्म में दो प्रकार के मतवावलंबी आते हैं, एक होते हैं प्रोटेस्टेंट और दूसरे होते हैं कैथोलिक। अगला सवाल है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो दोस्तों, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किए थे नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने दोस्तों जर्मन राय राज्य का निर्माण किया था, जिसका स्थापना इन्होंने किया था 1806 ईस्वी में। उसी प्रकार से दोस्तों अगला सवाल है, जालवरीन एक संस्था थी। तो दोस्तों, जालवरीन एक संस्था थी, वो थी व्यापारियों की।
व्यापारी लोग जर्मनी में एक जगह एकत्रित होते थे। एकत्रित होने के बाद ये आंदोलन चलाने के लिए यहाँ पर विचार विमर्श करते थे। तो आंदोलन में भी व्यापारियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो जर्मनी हो गया व्यापारियों का संगठन। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों अगला सवाल है, मेटरनी का पतन कब हुआ। तो दोस्तों जैसे आप लोगों को मैंने पहले वीडियो में बताया था कि मेटरनिक जो थे वो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, और ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। ऑस्ट्रिया का राजधानी था वियना। तो दोस्तों मेटरनी का पतन हुआ था 1848 ईस्वी में। उसी प्रकार से है दोस्तों जर्मनी का चांसलर कौन था। तो जिस तरह से ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था, उसी प्रकार से जर्मनी का भी एक चांसलर था दोस्तों। तो जर्मनी का चांसलर थे बिस्मार्क। ठीक उसी प्रकार से कह रहा अगला सवाल, किसने बिस्मार्क को जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया। तो दोस्तों आपको तो पता चल गया जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क थे, और इनको चांसलर नियुक्त किए थे वो थे जर्मनी के प्रशा के शासक विलियम प्रथम। तो दोस्तों बिस्मार्क को चांसलर नियुक्त किए थे विलियम प्रथम। विलियम प्रथम के एक बड़े भाई थे जिनका नाम था फ्रेडरिक एंगल्स। उन्होंने भी क्या किया था, जर्मनी के एकीकरण के लिए आंदोलन चलाए, अपना कार्य चलाए, लेकिन उनका जब मृत्यु हो गया तो उनका भाई थे विलियम प्रथम, इन्होंने भी जर्मनी के एकीकरण के लिए अपना चांसलर बिस्मार्क को नियुक्त किया। ठीक उसी प्रकार से अगला सवाल है, जालबेरी नामक संस्था की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों जालबेरी नामक संस्था की स्थापना 1834 ईस्वी में हुआ था। ठीक उसी प्रकार से आज का अंतिम और आखिरी सवाल है, बिस्मार्क किसके विचारों से प्रभावित था। तो दोस्तों बिस्मार्क जो थे वो हेगेल के विचारों से प्रभावित थे। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इटली का एकीकरण 1871 में हुआ था। तो इटली का एकीकरण जब दोस्तों 1871 में हुआ था, तो इसमें किनका किनका योगदान था तो देखते हैं तो पता चलता है दोस्तों, इनमें सबसे पहले मेजनी का नाम आता है। मेजनी इटली के जो एकीकरण हो रहा था उसके प्रथम जो चरण था, प्रारंभिक चरण, उनमें इनका योगदान था। ठीक उसी प्रकार से द्वितीय चरण में योगदान काउंट काबोर गैरिबाल्डी का था। तो इन लोगों के एकीकरण करने के बाद जो थोड़ा सा बच गया था दोस्तों, उनका एकीकरण इटली के जो शासक थे विक्टर इमैनुएल ने किया। तो दोस्तों आज का क्लास समाप्त होता है। तो दोस्तों आप लोग इसको उतार लीजिए या नोट कर लीजिए।